मेरा नाम रूही है, रूही बानो। मुझे यह नाम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता था जैसे यह नाम किसी बूढ़ी औरत का हो, किसी ऐसी औरत का जो दिन भर ऊन हाथ में लिए आंगन में बैठी रहे, जिसकी आंखों में कहानियां हों लेकिन जिंदगी ना हो। जबकि मैं खुद एक जिंदगी से भरपूर लड़की थी, हंसती खेलती, बात बात पर हंसी लगाती, शौकीन और चंचल, हर चीज में दिलचस्पी लेने वाली। मुझे बारिश में भीगना पसंद था, मुझे पुरानी हवेलियां देखना अच्छा लगता था, मुझे सुनसान जगहों पर चलना और रात के वक्त खामोश रास्तों पर नजरें घुमाते रहना पसंद था। मेरी उम्र अभी सिर्फ 17 साल थी और मैंने अभी अभी अपना FA पूरा किया था, और शायद इसी वजह से पढ़ाई से मेरा दिल भर गया था। दिल चाहता था कुछ दिनों के लिए सब छोड़ छाड़ कर किसी परसुकून जगह चली जाऊं। इसलिए जब पापा ने कहा कि गांव जाना है तो मैं तुरंत मान गई। हमें अपने गांव गए हुए कई साल हो चुके थे, लेकिन मेरी यादों में अभी भी वे कच्चे रास्ते, वो पीपल का पुराना पेड़, वो चौबारा, सब कुछ ताजा था। जब हम वहां पहुंचे तो दादा दादी ने हमें गले लगा लिया। मेरा एक चाचा भी वहीं रहता था, उसका परिवार भी था। चाची बहुत प्यारी औरत थी, उनके बच्चे मेरे हम उम्र थे, इसलिए मुझे उनके साथ बहुत मजा आ रहा था। हम दिन भर गांव के खेतों में घूमते, गन्ना चूसते, तालाब के किनारे बैठकर बातें करते और शाम होते ही वापस आ जाते। रात को सब लोग रजाइयों में घुसकर बैठ जाते। अंगीठी पर दादी मक्के के दाने भूनती और हम सब कहानियों के लिए शोर मचाते। उस रात भी ऐसा ही हुआ। हम सब रजाइयों में बैठे थे। दादी ने कहानियां सुनाना शुरू किया। किसी ने चिड़ैल का जिक्र छेड़ा, किसी ने काले साये का तज़किरा छेड़ा। मैं बहुत दिलचस्पी से सुन रही थी, हर शब्द जैसे मेरे दिल पर नक्श हो रहा था। मेरी एक कजन बहुत डर रही थी, वह बार बार कह रही थी, बस करो, मुझे डर लग रहा है। मैं हंसते हुए बोली, अरे तुम क्यों डर रही हो और क्यों मना कर रही हो? ऐसी कहानियां तो सुनने का मजा रात को ही आता है। मैंने दादी से कहा, दादी प्लीज आप और सुनाएं। दादी ने मुझे घूरा और कहा, बेटा अब रात के 12 बजने वाले हैं, अब ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। यह वक्त उनका होता है, वे अपना जिक्र सुनकर आ जाती हैं और हमारे साथ बैठ जाती हैं। मैंने शरारत से कहा, दादी अगर आ जाएं तो मुझे दिखा देना, मुझे उनसे मिलने का शौक है। मेरी यह बात सुनकर दादी का चेहरा संजीदा हो गया। उन्होंने कहा, बेटा ऐसी बातें नहीं कहते, यह सब सच है। मैं वो वाकयात सुना रही हूं जो सच्चे हैं, जिनमें लोगों ने कुछ ऐसा देखा, कुछ ऐसा झेला जिससे उनकी जान तक चली गई। तुम इसे कहानी मत समझो, मेरी बातों में हकीकत है। मैंने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया, लेकिन अंदर से मेरा तजस्सुस और बढ़ गया था। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, खामोशी फैलने लगी थी। रजाइयों में बैठे सब एक एक करके सो गए, सिर्फ मैं जाग रही थी। एक अनदेखा डर मेरे दिल में हल्की सी लहर की तरह उभरने लगा था। मैंने खुद को संभाला और खुद को बहलाने के लिए कल की बात याद करने लगी। दादी ने कहा था कि कल हम आमों के पुराने खेत देखने जाएंगे, जहां पर पेड़ ही पेड़ हैं, घना साया है और वहां कोई नहीं रहता। मैंने सोचा कि वो खेत कैसा होगा, सुनसान, खामोश। शायद वहां कुछ छुपा हो, शायद कोई साया हो, कोई कहानी जो अधूरी हो और कल पूरी हो जाए। मैं इन्हीं ख्यालों के साथ खुशी खुशी सो गई। मेरे ख्वाबों में उस रात कुछ अजीब सी तस्वीरें आईं, जिनके मतलब मैं नहीं समझ सकी। लेकिन सुबह आंख खुली तो मैं फिर से नॉर्मल थी। मुझे वाकई जिन्त, भूत, प्रेत, चिड़ैल, इन सब चीजों में बहुत दिलचस्पी थी, जैसे वे मेरे अंदर कहीं बसी हों, जैसे मैं खुद किसी पुरानी कहानी का किरदार हूं जो अब जाग चुका है। सुबह हम सब तैयार होकर हमारे पारिवारिक आमों के खेत की तरफ चल पड़े, जहां दूर दूर तक लंबे चौड़े आम के पेड़ थे। धूप छांव का खेल अजीब सा समा बांध रहा था। हवा के हल्के झोंकों में पत्तों की सरसराहट और कहीं कहीं कच्चे आमों की खुशबू मुझे बहुत भा रही थी। लेकिन एक पेड़ ऐसा था जो सबसे अलग थलग एक तरफ अकेला सा खड़ा था। उसके आगे एक छोटी सी चारदीवारी थी, इतनी छोटी थी कि कोई भी उसे आसानी से छलांग लगाकर पार कर सकता था। मैंने देखा कि उस पेड़ पर दूसरों की तुलना में बहुत बड़े और रस से भरे आम लगे हुए थे। जैसे ही मैं उस तरफ बढ़ी, मेरी दादी ने तुरंत मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। उनके चेहरे पर अचानक एक गंभीरता छा गई और उन्होंने धीरे से कहा, नहीं रूही, ये गजब मत करना। मैं हैरानी से पूछी, क्यों दादी, क्या हो गया? वहां तो सबसे अच्छे आम लगे हैं। दादी ने गर्दन झुकाई और बहुत धीमी आवाज में बोली, बेटा इस पेड़ पर आभास का साया है। ये पेड़ हमारे खेत के अंदर ही है, लेकिन हम न तो इसे काट सकते हैं न हटा सकते हैं,
क्योंकि जो भी इसे काटेगा उस पर मुसीबत आ जाएगी और पूरे गांव के लिए बवाल बन जाएगा। मैंने आश्चर्य से पूछा, इसमें ऐसा क्या है? ये तो आम का आम लग रहा है। दादी ने कहा, बात फल की नहीं है रूही, इसके ऊपर आभास है, एक ऐसा आभास जो तुम्हें दिखाई नहीं देता लेकिन मौजूद है, और आसीब को कौन पीछे लगवाना चाहेगा। मैं थोड़ी घबरा गई, लेकिन अंदर से एक जिज्ञासा, एक अनजानी आकर्षण मुझे उस तरफ खींच रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, दादी मैं तो बस देखने जा रही थी, कुछ खाने वाली नहीं। दादी ने मेरा बाजू थाम कर कहा, बेटा अब तुम मेरी बात मानो, चलो दूसरी तरफ चलते हैं, मेहमान हो तुम, हमें परेशानी नहीं उठानी देनी। और वे मुझे खींचकर वापस ले गईं। लेकिन इंसान की फितरत भी अजीब होती है, जहां मना किया जाए वहां जाने का मन करता है। कुछ देर बाद जब दादी किसी और बात में व्यस्त हो गईं और मेरे कजिन भी आगे की तरफ बढ़ गए, मैं चुपके से पीछे मुड़ी और धीरे से उस छोटी दीवार को छलांग लगाकर उस पेड़ के अंदर चली गई। वहां अजीब सी ठंडक थी, जैसे यह थी, जैसे साया नहीं कोई सायादार मौजूद हो। मैंने पेड़ के तने पर हाथ रखा और शरारती अंदाज में कहा, अगर सच में कोई भूत या प्रेत यहां रहता है तो सामने आ जाओ, मुझे तुमसे मिलने की इच्छा है। लेकिन वहां कोई नहीं आया, पेड़ चुपचाप खड़ा रहा। लेकिन अजीब बात यह थी कि पेड़ के ऊपर जो आम थे, वे इतने ऊंचे थे कि मैं उन्हें छू भी नहीं सकती थी। अचानक एक तेज हवा चली और एक आम मेरी गोद में गिर पड़ा। मैं हैरान हुई, फिर खुशी खुशी उस आम को उठा लिया और वहीं बैठकर खाना शुरू कर दिया। इतना मीठा आम था जैसे शहद मिला हो। मैंने पूरा आम मजे से खा लिया, हाथ मुंह साफ किए और धीरे से दीवार पार कर वापस आ गई। दादी ने मुझे दूर से देखा और पूछा, अब तक वहीं खड़ी हो, कहीं उस तरफ तो नहीं गई? मैंने झूठ मूठ कहा, नहीं दादी, मैं वहीं खड़ी थी, मैं तो सिर्फ आम देख रही थी। दादी ने नाराजगी से कहा, बेटा यहां खड़ा भी मत होना, चलो वापस चलते हैं। और हम सब वापस आ गए। अगले दिन हमारी वापसी थी। दिल नहीं कर रहा था कि गांव छोड़कर जाऊं, लेकिन हमेशा वहीं तो नहीं रहा जा सकता था। हम सब ने अपना सामान पैक किया, गांव वालों से गले मिले और शहर के लिए रवाना हो गए। शाम तक हम अपने घर पहुंच गए, नहाए धोए, मम्मी पापा से मिले। उन्होंने हमें गले लगाकर प्यार किया। वे बहुत खुश थे कि हम सुरक्षित वापस आ गए हैं। रात को जब सब सो गए, मैं अपने कमरे में गई, बिस्तर पर बैठी, तकिया उठाया तो मेरी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। तकिए के नीचे एक बड़ा सा, पूरी तरह पक चुका और रसीला आम पड़ा था। वह आम बिल्कुल वैसा ही था जैसे मैंने उस पेड़ से खाया था। उसकी खुशबू तक वैसी ही थी। मैं हैरान हो गई कि यहाँ किसने रखा। फिर सोचा शायद मम्मी या पापा ने रखा होगा। मुझे आम वैसे भी बहुत पसंद थे। मैंने किचन से प्लेट और चाकू उठाए और उसी वक्त बैठकर आम खा लिया। मजा भी वैसा ही था, मीठा, रसीला, जैसे शहद मिला हो। हाथ मुंह धोए और सो गई। रात को सपने में मैं उसी पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और सामने से एक बहुत ही खूबसूरत लड़का आ रहा था। उसके चेहरे से मेरी नजरें हट ही नहीं रही थी। वह मेरे करीब आकर बैठ गया। बाब वस्का पनैतैनी कहा। मेरा हाथ थाम कर प्यार भरी नजरों से मुझे देखने लगा और मेरे हुस्न की तारीफ करने लगा। मैं सपने में खिलखिलाकर हंसने लगी। सुई सिटी तरी सिटी सिटी। अजीब सी खुशी मेरे अंदर घर कर गई। जब आंख खुली तो वह सिर्फ एक सपना था। मैंने हंसकर सोचा कि हाँ, ऐसे खूबसूरत लड़के तो सिर्फ सपनों में ही आते हैं। जिनके रिश्ते आते हैं उनकी शक्लें तो ऐसी होती हैं कि देखकर ही पछताना पड़ता है। मैं इतना बोलकर हंस पड़ी। मुझे यह पता नहीं था कि यह सपना बस एक सपना नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जिसकी शुरुआत हो चुकी थी। कुछ ऐसा जो मेरे साथ साथ चल पड़ा था और अब मेरे दिनचर्या का हिस्सा बनने वाला था। लेकिन उस वक्त मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि आने वाला वक्त मेरे साथ क्या खेल खेलने वाला है। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अब सिर्फ रिजल्ट कार्ड मिलना बाकी था। उस दिन मैं सुबह जल्दी तैयार होकर अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज गई। सबके चेहरों पर खुशी और उम्मीद के निशान थे। कुछ चिंता थी कि नंबर क्या आएंगे और कुछ सिर्फ इस इंतजार में थीं कि अब कॉलेज खत्म होगा और नई जिंदगी की शुरुआत होगी। मैं भी उन्हीं विचारों में खोई हुई थी जब हमें रिजल्ट कार्ड दिए गए। मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। मैंने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर अपनी सहेलियों के साथ खुशी मनाई। सब मुझे बधाई दे रही थीं। कॉलेज के गेट से निकलते हुए हम सब ने आइसक्रीम खाई और खूब हंसी मजाक किया। उसके बाद मैं घर वापस आ गई। नहा धोकर जब कमरे में गई तो कुछ देर आराम करने का इरादा था। मैंने बिस्तर पर बैठते हुए तकिया उठाया तो हैरानी से मेरी सांस रुक गई।
क्योंकि उसके नीचे फिर से एक बहुत बड़ा आम पड़ा हुआ था। यह दृश्य देखकर मुझे पिछली रात याद आ गई जब इसी तरह एक आम मेरे तकिए के नीचे से निकला था और मैंने उसे बड़ी इच्छा से खाया था। लेकिन आज मेरे अंदर कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा डर बैठ चुका था। आम तो मुझे हमेशा से पसंद थे, लेकिन आज दिल नहीं कर रहा था कि उसे खाऊं। मैंने वह आम एक तरफ रख दिया और बिस्तर पर लेट गई। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। बार बार नजर आम पर जाती और दिल में संदेह जन्म लेते। आखिरकार न जाने क्यों मैंने वह आम उठाया और काटे बिना ही दोनों हाथों से खाना शुरू कर दिया, जैसे कोई चीज मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं इसे बेकार न जाने दूं। मेरे हाथ आम के रस से लथपथ हो गए, कमीज पर भी निशान पड़ गए, लेकिन मुझे कुछ होश न था। मैंने आम खाया और तुरंत सो गई। जब सुबह मेरी आंख खुली तो माँ कमरे में आ चुकी थी। उन्होंने मुझे झंझोड़ कर कहा, यह क्या, बच्चों की तरह रात को कुछ खाती रही हो? देखो, हाथ भी गंदे हैं और कमीज भी गंदी कर ली है। मैं हैरान थी कि उन्होंने कैसे जाना। फिर मैंने अपने हाथ और कमीज की तरफ देखा। वास्तव में निशान स्पष्ट थे, लेकिन मुझे याद नहीं था कि मैंने इतनी बेहोशी में आम कैसे खाया। माँ जैसे ही कमरे से बाहर जाना चाही, मैंने उनसे पूछा, अम्मा, आप मेरे तकिए के नीचे आम क्यों रख देती हैं? इतनी गर्मी है, मेरे चेहरे पर दाने निकल आए हैं। माँ ने चौंक कर कहा, बेटी, मैंने कब आम रखा है? घर में तो आम आए ही नहीं है। मैंने कहा, अम्मा, आपने पहले भी तो रखा था। माँ ने कहा, मैं क्यों रखूंगी तुम्हारे तकिए के नीचे आम? अगर तुम्हें आम खाना होता तो फ्रिज से निकाल कर खा लेती। माँ की बात बिल्कुल सही थी, और अगर कभी उन्होंने रखा भी होता तो इनकार क्यों करती? यह बात मुझे परेशान कर गई। फिर मैंने पापा से पूछा, क्या माँ, क्या आपने मेरे तकिए के नीचे आम रखा था? पापा ने भी इनकार कर दिया और कहा, बेटा, मैं क्यों रखूंगा? ऐसे कोई काम करने का न तो मेरे पास वक्त है और न वजह। मैं सोचने लगी कि घर में तो हम 3 ही हैं और कोई चौथा व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं है। फिर ये आम कहाँ से आ रहा है? एक दिन यह संयोग हो सकता था, 2 दिन भी माना जा सकता था, लेकिन लगातार 3 रातों से तकिए के नीचे आम मिलना कोई मामूली बात नहीं थी। मेरी उलझन और भी बढ़ गई थी। अब तो डर भी लगने लगा था। मैंने दिल में ठाना कि अगर आज रात फिर आम आया तो जरूर कोई ना कोई बात है। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो मेरे साथ हो रहा है और मुझे उसकी समझ नहीं आ रही है। मैं सारा दिन इस सोच में डूबी रही। माँ कुछ पूछती तो मैं बस हाँ या ना में जवाब देती थी। शाम हुई तो मैंने अपने कमरे की खूब सफाई की, बिस्तर बदला, तकिए को झाड़ा, कंबल को तह किया और बिस्तर पर बैठ गई। लेकिन सोना नहीं चाहती थी। मन्नाएं बाहर पामते था, मुस्काने लगती थी, बल्कि जागती रहना चाहती थी ताकि देख सकूं कि वह आम आखिर आता कहां से है। काफी देर जागने के बावजूद मुझे नींद आने लगी थी। आंखें भारी हो रही थीं, दिल में डर भी था और जिज्ञासा भी। आखिरकार मैं जागती जागती सो गई। जब रात गुजर चुकी और सुबह की अजान होने को थी तो मेरी आंख खुली। सबसे पहला ख्याल आया कि तकिया चेक करूं। जैसे ही मैंने तकिया उठाया, मेरी चीख निकल गई। तकिए के नीचे वास्तव में फिर एक आम मौजूद था। बार वह आम बाकी दोनों आमों से ज्यादा बड़ा और रसीला दिख रहा था। मैं डर गई, तुरंत उसे उठाकर कूड़े में फेंक दिया। दिल बहुत तेज धड़क रहा था और दिमाग सुन हो गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मैंने वुजू किया, नमाज पढ़ी और कुरान की तिलावत की। दिल को कुछ सुकून मिला, लेकिन रात की वह दहशत अभी भी कायम थी। सुबह जब मेरी माँ ने मुझे जगाया तो मेरे चेहरे और हाथों पर पीले पीले निशान थे, जैसे आम खाने से होते हैं। माँ ने फिर वही बात कही, ये क्या बचपना है, रात को तुम चुपके से उठकर क्या खाती हो और फिर मुंह हाथ साफ भी नहीं करती। तुम्हें तो हमेशा सफाई का बहुत शौक था, आजकल क्या हो गया है तुम्हें? मैं भी हैरान होकर अपने हाथ देख रही थी। वाकई निशान मौजूद थे, लेकिन मुझे याद ही नहीं था कि मैंने कब उठकर आम खाया था। मैंने तो वह आम कूड़े में फेंक दिया था। मैं तेजी से किचन गई और कूड़े का ढेर खंगाला। वहां आम का छिलका था, लेकिन आम कहीं नजर नहीं आ रहा था। मेरे हाथ कांपने लगे। और ये समय थे, दिमाग घूम गया। मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि मैंने इसे कब और कैसे खाया। यह सब कुछ जैसे मेरे काबू से बाहर हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई और ताकत है जो मेरे शरीर पर काबिज हो जाती है और मुझे खुद भी पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रही हूं। अब मैं डरने लगी थी। यह सब महज इत्तेफाक नहीं हो सकता था। यह किसी और ही कहानी की शुरुआत थी, जिसका मुझे अभी अंदाजा नहीं था। मैंने खुद से वादा किया कि मैं इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि यह मामूली बात नहीं थी।
मेरे तकिए के नीचे हर रात आम आना, फिर मुझे उसका खाना और सुबह निशान होना, जबकि याद कुछ नहीं होना। यह सब मुझे किसी अनदेखे खतरे की तरफ ले जा रहा था। मुझे अब अपनी समझदारी से काम लेना था और इस पहेली को सुलझाना था, इससे पहले कि यह मेरी जिंदगी पर असर डालने लगे या मुझे किसी ऐसे रास्ते पर ले जाए जहां से वापसी मुमकिन न हो। रोजाना मेरे तकिए के नीचे एक आम रखा होता था और न चाहते हुए भी मैं उसे खा लेती थी। अब मैंने अपने दिमाग के पिए जलाए और मुझे यह बात समझ आ गई कि यह सब कहां से शुरू हुआ है। मुझे उस पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए था। जरूर मेरे साथ कुछ हो रहा था। मैंने अपनी एक दोस्त को यह बात बताई जिसकी पेस्ट्री थी जिसके पिता मुफ्ती थे। वह मुझे अपने पापा के पास ले गई और मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा, मुझे समझ आ रही है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। उस पेड़ पर जो भी ताकत रहती थी वह तुम्हारे साथ शहर आ गई है, तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रह रही है और तुम्हें अपने काबू में करने के लिए तुम्हें वह चीज खिला रही है जिसे न चाहते हुए भी तुम खाने से इनकार नहीं कर सकती हो। वह धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल कर लेगी और फिर तुम या तो पागल होकर इस दुनिया से चली जाओगी या फिर जो वह चाहता है वह हो जाएगा। मैं बहुत ज्यादा डर गई। मैंने कहा, मुझे हमेशा से शौक था कि मैं ऐसी चीजों से मिलूं, उन्हें महसूस करूं, लेकिन अंकल अब मुझे सिर्फ और सिर्फ डर लग रहा है। मैं बहुत परेशान हो रही हूं। उन्होंने कहा, तुम्हें उस पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए था ना बेटी। जिस चीज से मना करें उससे मना हो जाना चाहिए। बड़ों की बात में कोई ना कोई मसलहत होती है। मैंने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, एक ही काम कर सकती हो, उससे बात करने की कोशिश करो। पूछो उससे कि वह क्या चाहता है। मैंने कहा, जी मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे बहुत डर लग रहा है। उन्होंने कहा, ऐसा तुम ही कर सकती हो। तुम नहीं करोगी, जब तक नहीं करोगी तब यही होता रहेगा। अच्छा है कि तुम पूछ लो, फिर उसके जवाब के बारे में मुझे बताना। उसके जवाब से ही पता चलेगा कि वह क्या चाहता है। मैं तो बहुत डर गई थी, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं आज रात ही बात करने की कोशिश करूंगी। और रात को मैंने खुद को समझाया कि मैं तो वही हूं ना जो ऐसी चीजों से बिल्कुल नहीं डरती थी। उस पेड़ के नीचे भी तो मैं ही गई थी, फिर अब क्यों डर रही हूं? सिर्फ एक सवाल ही तो पूछना है कि वह चाहता क्या है। मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी। इसके साथ अम्मी से बस्तर पर बैठ गई, तकिया सामने रखा और आम को ध्यान से देखने लगी। वह वैसा ही ताजा और खुशबूदार था जैसे फ्रिज से निकाला हो, जैसे अभी अभी उतारा हो। मैंने उसे हाथ में उठाया और दिल ही दिल में कहा, तुम कौन हो और यह सब क्यों कर रहे हो? अचानक मेरे आसपास हवा का एक झोंका सा महसूस हुआ, जैसे कमरे में कोई दाखिल हुआ हो, और फिर एकदम से कमरे में खुशबू फैल गई। वही आम की खुशबू, लेकिन इस बार कुछ और भी था, कुछ अलग सा, कुछ ऐसा जो बयान करना मुश्किल है। मैं सहम गई, दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और फिर कहा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे बहुत करीब आ गया हो। मैंने आंखें बंद कर लीं और दिल ही दिल में कुरान की कुछ आयतें पढ़ने लगी। तभी मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखा हो। जैसे ही मैंने धड़कते दिल से सवाल किया, कौन हो तुम? अचानक मेरा फोन बज उठा। मैंने तुरंत उठाया। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था, अनजान नंबर था। पहले तो मैं हिचकिचाते हुए फोन कान से लगाया और हेलो कहा, मगर दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। कुछ पलों बाद एक धीमी सी आवाज आई जिसमें अजीब सी गूंज थी, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता हूं, मुझे तुम अच्छी लगती हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चल आया क्योंकि तुमसे दूर नहीं रहना चाहता था। मैं चौंक कर इधर उधर देखने लगी और दिल ही दिल में कांपने लगी। यह आवाज किसी जानी पहचानी दुनिया की नहीं थी। मैंने हिम्मत करके कुछ बोलने की कोशिश की, मगर जुबान साथ नहीं दे रही थी। वह आशाए हुए आवाज फिर आई, तुम फिक्र मत करो, मैं कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर तुम्हें मेरी मौजूदगी से डर लगता है तो मैं तुम्हें अपनी मौजूदगी का एहसास भी नहीं दूंगा। मेरी रूह तुम्हारे आसपास होगी, मगर तुम्हें महसूस नहीं होगी। मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूं और तुम्हारी हिफाजत करना चाहता हूं, और अगर तुम कहो तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मेरा दिमाग सुन हो रहा था, मेरा शरीर जैसे सुन हो गया हो। कोई इंसान ऐसे शब्द कैसे बोल सकता है जो मैं दिल में सोच रही थी, जैसे मेरे ख्यालों को आवाज दी जा रही हो। मैं समझ गई थी कि यह वही वजूद है जिससे मैंने सवाल किया था। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सुकून भी उतर रहा था, जैसे कोई अनजाने रिश्ते जैसा एहसास मुझे घेर रहा हो। दूसरी तरफ से आवाज फिर उभरी,
मैं कोई शैतानी ताकत नहीं हूं, मैं जिनजादा हूं। मेरी दुनिया अलग है, तुम्हारी दुनिया अलग है, लेकिन तुम्हारी बहादुरी ने मुझे मजबूर किया कि मैं तुमसे बात करूं। तुम वह लड़की हो जिसने पेड़ के नीचे आने से डर महसूस नहीं किया। तुमने सवाल किया तो मैं जवाब देने से बाज न रह सका, क्योंकि तुम्हारी आवाज में सच्चाई और हिम्मत है। मैं हर रोज तुम्हारे लिए खाने पीने की कोई ना कोई चीज रख दिया करूंगा। अगर तुम्हारा दिल चाहे तो खा लेना, ना चाहे तो मत खाना। मैं बुरा नहीं मानूंगा। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ यह चाहता हूं कि तुम खुश रहो। अगर तुम मेरी मौजूदगी से बेचैनी महसूस करती हो तो मैं खुद को तुमसे इतना दूर कर लूंगा कि तुम्हें मेरी हवा भी महसूस न हो। मैंने दिल में कई सवाल लिए, सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। हालांकि उसने मुझे देखा नहीं था, मगर जैसे उसे मेरा दिल पढ़ने की ताकत हो। इतना कहकर वह खामोश हो गया और फोन बंद हो गया। मैंने फोन को धीरे से बेड के एक कोने पर रख दिया और अपने दिल की धड़कनों को सुनने लगी। मेरी सांसें बेकाबू हो रही थीं। मैं चुपचाप बेड से उठी और माँ के कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में दाखिल होते ही मैंने माँ से कहा, माँ खुशी आज मुझे आपके साथ सोना है। माँ ने शफकत से मेरी पेशानी को छुआ और कहने लगी, सब ठीक है ना? मैंने झूठ बोल दिया, बस दिल चाह रहा था आपके साथ समय बिताने को। माँ ने मुस्कुराकर कंबल खोल दिया और मैं उनके बगल में लेट गई। वह रात मैंने सुकून से माँ की बाहों में बिताई, मगर नींद बार बार भागती रही और मेरे दिमाग में वही आवाज गूंजती रही। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, मैं सीधे अपनी दोस्त के साथ उसके पिता के पास गई और सारा वाकया उन्हें सुनाया। वे चुपचाप सुनते रहे और फिर बोले, बेटा, अगर वाकई ऐसा है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जिन्न हमारे संसार से संपर्क रखते हैं, लेकिन हर वक्त नुकसान नहीं पहुंचाते। कभी कभी उनमें से कुछ हमारे संसार के इंसानों से सिर्फ ताल्लुक चाहते हैं। तुम्हें बस यह करना है कि 5 वक्त की नमाज छोड़ना मत और अल्लाह से दुआ मांगना कि सब कुछ खैरियत से हो। मुफ्ती साहिब की बातों से मेरे दिल को तसल्ली मिली। उन्होंने मुझे एक तावीज भी दिया और कहा कि इसे अपने पास रखो और हर रात सोने से पहले सूरह यासीन पढ़ा करो। मैं घर आई तो दिल हल्का था, मगर फिर भी हर आहट पर चौंक जाती थी। अब मेरा दिल चाहता था कि उस आवाज को समझूं कि वह क्या है और क्या चाहता है, या बस यूं ही मेरे साथ जुड़ गया है। उस रात मैंने पहली बार उसके रखे हुए आम को नहीं खाया। मैंने दिल ही दिल में कहा, अगर तुम सच में मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते तो मुझे अब सपनों में आकर अपनी बात पूरी करो, और अगर तुम्हारे इरादे साफ नहीं हैं तो मेरे रब की पनाह मेरे साथ है। रात को सोने से पहले मैंने वुजू किया, नमाज पढ़ी और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की कि मुझे हिदायत दे, मुझे सच दिखा दे और मेरे दिल से डर निकाल दे। मैंने आंखें बंद की और सोने की कोशिश की, मगर नींद आने से पहले ही मेरे कमरे में ठंडी हवा चलने लगी, जैसे किसी ने खिड़की खोल दी हो, मगर सब कुछ बंद था। मेरे बाल हल्के से उड़ने लगे और एक मध्यम सी खुशबू कमरे में फैलने लगी। मेरी पलकें बोझिल हो रही थीं, मगर दिल में अजीब सी गवाही मिल रही थी कि अब कुछ नया होने वाला है। जैसे कोई मौजूदगी धीरे धीरे मेरे करीब आ रही हो, मगर उसमें कोई डर नहीं था। मैंने बस दिल में अल्लाह का नाम लिया और नींद की आगोश में चली गई। यह रात सुकून भरी थी या डर से खाली? मुझे पता नहीं चला। वो पता चला, बस यह महसूस हुआ कि मैं अब अकेली नहीं हूं, और जिससे मैं सवाल करती रही हूं वह मौजूदगी मेरी आवाज सुनती है, मेरे ख्याल जानती है और मेरे दिल की बात महसूस करती है। यह सब कुछ किसी सपने की तरह लगता था, मगर हकीकत थी। अब मैं हर दिन सोचती हूँ कि क्या मेरा वह फैसला सही था कि मैं उस पेड़ के नीचे गई? क्या यह सब मेरी कल्पना की उड़ान है, या किसी दूसरी दुनिया का संपर्क है जो मेरी जिंदगी में आया है? अब मैं इंतजार करती हूँ कि वह कब फिर से मुझसे संपर्क करेगा, या शायद मैं फिर से उससे बात करने की हिम्मत कर पाऊंगी। मुफ्ती साहिब की बात याद आती है कि जिस चीज से रोका जाए उससे रुक जाना चाहिए, क्योंकि हर बात में कोई ना कोई हिकमत जरूर होती है। मगर कभी कभी इंसान को समझने के लिए ठोकर खानी पड़ती है, और शायद मेरे लिए वह पेड़, वह आवाज, तू सहारा, वह आम एक ठोकर थी जिसने मुझे एक अनदेखी दुनिया के दरवाजे पर ला खड़ा किया है। मैंने खुद से वादा किया कि जो भी हो अल्लाह की पनाह को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि जो भी राह हो रोशनी उसी की तरफ से मिलती है। आखिर में बस इतना कहना चाहूंगी कि अगर आप इन चीजों के वजूद पर यकीन रखते हैं फिर उनके मामलों में दखल अंदाजी से बचना सबसे बेहतर रास्ता है।
हर दरवाजे पर दस्तक देना जरूरी नहीं होता, हर खामोशी में कोई दावत नहीं होती, और हर जिज्ञासा हमें इल्म नहीं बल्कि नुकसान दे सकती है। मैंने जो किया वह गलती थी। मुझे उस पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए था। न ही उस पल जिज्ञासा में आकर उस मौजूदगी से सवाल करना चाहिए था। शायद यह कुदरत की मेहरबानी थी कि जो वहां मौजूद था वह मेरा दुश्मन नहीं बल्कि मेरा चाहने वाला निकला। अगर उसकी फितरत बदल जाती, अगर वह मेरा खैर ख्वाह न होता, तो मेरा अंजाम क्या होता? यह सोच आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। उनका वजूद अलग है, उनकी दुनिया आदमाई अलग है। हमारी दुनिया को उनकी हकीकत को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि हम उनके मामलों में दखल दें या उनसे संपर्क करने की कोशिश करें। यह वह लाइन है जो सदियों से खींची गई है। यह वह फासला है जो अगर बना रहे तो दोनों जहां सुरक्षित रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस हद को पार करते हैं, हम न केवल खुद को बल्कि अपने प्यारों को भी खतरे में डाल देते हैं। मैंने जो सीखा वह यही है कि कुछ दरवाजे सिर्फ देखने के लिए होते हैं, खोलने के लिए नहीं। जो पर्दे कुदरत ने डाल रखे हैं, उनके पीछे झांकने की ख्वाहिश अक्सर इंसान को ऐसी अंधेरी राहों में ले जाती है जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे समय पर समझ आ गई और मेरे साथ मौजूद वह हस्ती जिसका ताल्लुक किसी दूसरी दुनिया से था, उसने मेरी हद को समझा और उसे पार नहीं किया। लेकिन हर कहानी का अंत ऐसा खुशगवार नहीं होता। मेरी गुजारिश है कि अगर आप कभी ऐसे किसी तजुर्बे से गुजरें या किसी ऐसी जगह जाएं जहां अनदेखी मखलूकात के बारे में कहा जाता हो, तो सावधान रहें। न उनसे बात करें, न उनकी मौजूदगी को चुनौती दें। कुछ राजों को राज ही रहने देना बेहतर होता है। जिंदगी वही खूबसूरत है जहां इंसान अपनी हद में रहे और कुदरत के निजाम को छेड़े बिना अपनी राह चले। कुछ फासले, कुछ हदें, कुछ दरवाजे कभी न छुए जाएं तो बेहतर होता है, क्योंकि हर चीज जो नजर नहीं आती वह गैर हकीकी नहीं होती, वह बस हमारी दुनिया से अलग होती है, और उस फर्क को बनाए रखना ही अक्लमंदी है।